मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि व्यक्ति हमारे यहाँ बहुत सारी कुंडली आती है। तो लोग ये पूछते हैं कि मेरा मेन प्री निकल गया है आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए, यूपीएससी परीक्षा के लिए, तो इंटरव्यू में कैसा रहेगा। इंटरव्यू मेन आपका निर्भर करता है चंद्रमा के ऊपर। आपका चंद्रमा कैसा है, बुध कैसा है और बृहस्पति कैसा है। जिनका ये तीनों सही होते हैं वो व्यक्ति अपना इंटरव्यू भी निकाल लेता है। अब मैं आपको कुछ सूत्र बताएंगे कि ये होता कैसे है। कुछ योग हैं, जैसे मान लीजिए ये मैंने जो कुंडली खोली है, कर्क लगन की कुंडली है। मंगल लगन में बैठे हैं तो मंगल का इसमें विशेष रोल नहीं होता। चंद्रमा मन का कारक है। इसका दुर्बल या बली होना किसी की मानसिक अवस्था को प्रतिबिंबित करता है। यह दूसरों के प्रति अनुराग, भावनाएं, भावात्मक प्रतिक्रियाएं, मानसिक योग्यता आदि का सूचक है। जिनका चंद्रमा अच्छा है वो उसकी मानसिक योग्यता को आप समझ सकते हो कि यह व्यक्ति, इसकी मानसिक योग्यता बहुत अच्छी है। और दूसरा स्थित है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि चंद्रमा कहाँ कहाँ पीड़ित होता है। दूसरी स्थित है बुध। ये नाड़ी मंडल, शिक्षा, ज्ञान, शक्ति एवं व्यवहार की समझ तथा जटिलताओं को दर्शाता है। इसका शत्रु चंद्रमा है। मन का कारक चंद्रमा है और बुद्धि और विवेक का, ज्ञान का कारक बुध है, जो कि योगी प्रतियोगिता से संबंध रखता है। जिनका बुद्ध मजबूत है वही प्रतियोगिता को निकाल पाते हैं। जिनका बुद्ध कमजोर है, चंद्रमा भी कमजोर है, वो प्री निकाल लेंगे, में निकाल लेंगे, लेकिन जब इंटरव्यू में आएंगे तभी वो फंस जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी की परीक्षा में 90% लोग मेन तक आ जाते हैं, निकाल लेते हैं, लेकिन 10% लोग ही केवल इंटरव्यू निकाल पाते हैं। तो अच्छा, तीसरा कारक है गुरु। सबसे शुभ ग्रह गुरु विचारों की परिपक्वता एवं बुद्धिमत्ता का कारक है। विचार आपके कैसे हैं, बुद्धि आपकी कैसी है और ज्ञान आपके पास कैसा है। गुरु जबकि बुद्ध के लिए सम है, परंतु बुद्ध गुरु का शत्रु है। गुरु बुद्ध को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन बुद्ध जी गुरु को अपना शत्रु नहीं मानते। गुरु मानते हैं शत्रु और बुद्ध नहीं मानते। तो काफी कठोर सीमाएं बुद्धिमत्ता के प्रयोग को रोक सकती हैं अगर गुरु आपकी कुंडली में कमजोर है। जब चंद्रमा, बुध और गुरु बली हो तथा अच्छी स्थिति में हो तो जातक की मस्तिष्कता पुष्ट होती है। अच्छा विवेक तथा पका हुआ बुद्धि, परिपक्व बुद्धिता। जब इन तीनों ग्रह पर पाप प्रभाव हो, चंद्रमा पर, बुध पर और गुरु पर पाप प्रभाव हो,
ये दुर्बल या खराब स्थिति में हो तो मानसिक बीमारी, नाड़ियों की दुर्बलता, भ्रमित बुद्धि तथा विवेकपूर्ण निर्णय लेने तथा उन पर अमल करने की अयोग्यता होती है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि चंद्रमा कैसे मजबूत होता है। चंद्रमा मजबूत कैसे होता है या खराब कैसे होता है। चंद्रमा के, देखिए यहां चंद्रमा कहां बैठा है, ये चंद्रमा जी है। ठीक है। एक होता है केमद्रुम योग, जब चंद्रमा के 12वें में और चंद्रमा के दूसरे में कोई ग्रह न बैठा हो। एक चीज मैं आपको और स्पष्ट कर दूं, राहु और केतु की गणना इसमें नहीं होती। राहु और केतु को हम ग्रह मानते ही नहीं। अगर जैसे केतु बैठा है तो ये हम समझेंगे केंद्र योग में कि चंद्रमा से 12वें में कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा से केवल दूसरे में ग्रह है। कौन ग्रह है? सूर्य और बुध। एक शुभ ग्रह है, वो भी बकरी है। दूसरा क्रूर ग्रह सूर्य है। तो अगर चंद्रमा से 12वें में और 12वें में और चंद्रमा से दूसरे में कोई ग्रह नहीं होता है तो वो केंद्रुम योग होता है। यह एक प्रतिकूल योग होता है। स्वस्थ मन के लिए चंद्रमा को दोनों तरफ एक संभल चाहिए। चंद्रमा अकेला कमजोर पड़ जाता है अगर दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है। जब चंद्रमा से दूसरे तथा 12वें में कोई ग्रह नहीं होता है तो कुंडली में मानसिक दुर्बलता का सूचक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर केमद्रुम योग भी है और वो कहते हैं कि हम इंटरव्यू को पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो भैया आप खुद समझ लीजिए, वो व्यक्ति मानसिक रूप से थोड़ा बीमार रहता है। ऐसे व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है, कंफ्यूजन बहुत रहती है, बात बात पर वो तड़कता है, अपनी बात ऊपर करता है, अपने को ही सर्वज्ञ समझता है। ठीक है। दूसरा चंद्रमा का योग गज केसरी योग एक होता है। बहुत सारे विद्वान ज्योतिषी चंद्रमा कहीं भी हो और गुरु अगर उसके केंद्र में आ गया तो भी लोग समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत तो गज केसरी योग ये होता है कि केंद्र में चंद्रमा हो और केंद्र में गुरु भी बैठा हो और चंद्रमा से केंद्र में गुरु हो। यह योग केंद्र में ही बनता है, मैंने कई शास्त्रों में पढ़ा है। अगर मान लीजिए ये चंद्रमा और गुरु दूसरे तीसरे 8वें छठे में अगर हैं और बेशक चंद्रमा से गुरु केंद्र में है तो वो गज गज केसरी योग काम नहीं करता। रिसर्च हम लोग कई कुंडलियां लेकर रिसर्च कर रहे हैं और ये पाया गया कि अगर केंद्र में एक 4 7 10 में चंद्रमा और गुरु बैठे हैं और दोनों केंद्र में है, चंद्रमा से केंद्र में गुरु है, गुरु से केंद्र में चंद्रमा, तब वो गज केसरी योग बनता है। यह एक अति बली शुभ योग है। केंद्र में बैठे ग्रह एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। अगर मान लीजिए अभी आगे और आएगा, वीडियो को आप पूरा देखना, बड़े मजेदार वीडियो है ये। अगर चंद्रमा के केंद्र में मान लीजिए शनि बैठा है तब क्या प्रभाव होगा अभी आगे बताएंगे। एक इसको पूर्ति होने दीजिए।
चंद्रमा से केंद्र में बैठा गुरु चंद्रमा को बलि करता है, और चंद्रमा से केंद्र में बैठा अशुभ ग्रह चंद्रमा को दुर्बल करता है। किसी भी ग्रह के केंद्र में कोई भी ग्रह बैठा हो शुभ अशुभ, तो उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे मंगल के केंद्र में चंद्रमा बैठा है तो मंगल पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। एक होता है चंद्राध योग। चंद्रमा से छठे, सातवें, आठवें भाव में ग्रह हो तो चंद्राध योग बनता है। इन भावों में शुभ ग्रह है, चंद्रमा की शक्ति में वृद्धि करता है। अगर इन भावों में पाप ग्रह है तो चंद्रमा में बाधा डालता है। जैसे यहां चंद्रमा है, अब चंद्रमा से छठवें में शुक्र बैठा है, सातवें में कोई ग्रह नहीं है, आठवें में शनि बैठा है। शुक्र तो शुभ ग्रह है, क्योंकि चंद्रमा शुक्र जो है इस कुंडली में शुभ भी है अशुभ भी है। अशुभ क्यों है? वो 11वें का मालिक है। 11वें का मालिक अशुभ होता है। 11वें का तीसरे का भी अशुभ होता है। केंद्र का मालिक है इसलिए शुभ है। तो एक ग्रह तो अशुभ अशुभ क्या होते हैं, सम हो जाते हैं। ये शुक्र इस कुंडली का सम हो गया चंद्रमा के लिए। चंद्रमा से एक छठवें में शुभ ग्रह है, सप्तम में कोई ग्रह नहीं है, अष्टम में शनि है, और शनि पूर्ण रूप से पापी ग्रह है ये कर्क लगन की कुंडली में। कारण यह है कि एक तो वो सप्तम का मालिक है, सप्तम का मालिक सातवां घर मारक होता है, अष्टम का मालिक तो पापी होता ही है, और वहीं बैठा भी है। इस कुंडली में शनि इनकी उम्र को बढ़ा रहा है, क्योंकि एक सूत्र है मित्रों, कारको भाव नाश है। अगर कोई ग्रह अपने कारक भाव में बैठा है, जैसे बृहस्पति दूसरे भाव में बैठा है, तो बृहस्पति दूसरे का कारक है। बृहस्पति के बैठने से दूसरे का जो धन का प्रभाव है वो कम हो जाएगा। लोग कहते हैं कि बृहस्पति दूसरे में, हाँ बाड़ी अच्छी मिलेगी, लेकिन धन के लिए ये बहुत अच्छी नहीं है। बृहस्पति पंचम का कारक है। जिस भी कुंडली में आप पंचम में बृहस्पति को देखते हो, वो संतान के लिए थोड़ा सा पीड़ा देते हैं, संतान को विलंब करा देते हैं। इस प्रकार से सूर्य 10वें का कारक है। सूर्य अगर 10वें में बैठा है तो दिग्बली तो है, दिग्बली हो गया सूर्य, लेकिन थोड़ी सी परेशानी यहां देता है। लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया कि ये अपवाद है। शनि, शनि अगर अष्टम भाव का कारक शनि है, और शनि अगर अष्टम भाव में बैठा है तो किसी भी राशि में बैठा हो, जैसे यहां कुंभ में बैठा अपनी राशि में, इस व्यक्ति की उम्र को बढ़ाएगा। ठीक है। अच्छा, तो अगर चंद्रमा से छठे में, सातवें में, आठवें में शुभ ग्रह है तो उस व्यक्ति की मानसिकता को बढ़ाएंगे, परिपक्व करेंगे। और यदि अशुभ ग्रह है तो उसमें उसकी मानसिकता में पागलपन होने में वो थोड़ा सा सहयोग करेंगे। ठीक है। अच्छा भैया, चंद्रमा के पीड़ित होने से मानसिक असंतुलित होता है। अब अगर मान लीजिए चंद्रमा सूर्य से पीड़ित है, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे है और सूर्य अगर मेष में बैठा है सामने, तब वो व्यक्ति कैसा होगा? वो व्यक्ति बड़े तीक्ष्ण स्वभाव का होता है, झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, स्वयं के तर्कों से प्रेरित होता है।
ऐसे आदमी से अगर आप बात करोगे तो अपनी ही बात को वो ऊपर करते हैं, दूसरे की बात को वो नहीं सुनते। अगर मान लीजिए मंगल से पीड़ित है, अब जैसे यहाँ चंद्रमा मंगल से पीड़ित है, मंगल अपने चतुर्थ दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है, तो यहां मंगल से चंद्रमा पीड़ित हो गया। अगर मंगल से चंद्रमा पीड़ित है जिस भी कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति तीक्ष्ण स्वभाव का होता ही है, आक्रामक होता है और हिंसक होता है। बातों बातों में हाथ चलाता है, बातों बातों में मारपीट करता है और मार खाता भी है। जब मारपीट करेगा, मार किसी को मारेगा तो वो भी मार खाएगा। तो ऐसा चंद्रमा पिटा पिटाया वाला होता है। किसी भी कुंडली में आप देखना, चंद्रमा अगर मंगल से पीड़ित है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा पीटा जाता है, दूसरे को पीटता भी है। अगर मंगल शनि से पीड़ित है, मान लीजिए इस कुंडली में क्या शनि से पीड़ित है, ये शनि से पीड़ित नहीं है, मान लीजिए शनि यहाँ हो या यहाँ हो, 7वें में हो या 10वें में हो, तो चंद्रमा को पीड़ित करेगा। शनि से अगर पीड़ित है चंद्रमा तो तीव्र अवसाद होता है, शन की व्यक्ति होता है, हमेशा उदास रहता है और पागलपन जैसी बातें करता है। ठीक है, हमेशा उदास रहता है। जिसका चंद्रमा शनि से पीड़ित है वो व्यक्ति कम बोलता है, एकांत में रहना चाहता है। अगर चंद्रमा मान लीजिए राहु से पीड़ित है, यहां मान लीजिए राहु बैठे हैं और सप्तम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति, अंग्रेजी में एक शब्द है कनिंग, चालाक, धूर्त होता है। व्यवहार में उसके विसंगतियां होती हैं, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। अकारण उसको पता नहीं किसका भय होता है, भय, हमेशा भयभीत रहता है वो व्यक्ति। अगर राहु से चंद्रमा दृष्ट है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा भयभीत रहेगा, अपने ऊपर उसको विश्वास नहीं होता है। और दूसरी चीज होती है आत्मघाती प्रवृत्ति होती है, हमेशा वो नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर होती है, नेगेटिव थिंकिंग, मर जाऊं, कट जाऊं, भग जाऊं, कहाँ चला जाऊं, ये सब उसके अंदर होती है। और वो दूसरे को बताता भी है कि मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लोगों को धमकाता भी है, अगर ऐसा हुआ तो मैं मर कट जाऊंगा। समझ लो कि इसका चंद्रमा राहु से पीड़ित है। अगर ये चंद्रमा, सबसे गलत योग है केतु, अगर चंद्रमा केतु से पीड़ित है, केतु से, तो भैया बहुत खतरनाक है। ऐसा व्यक्ति सनकी होता है, आत्मघाती होता है। ऐसा व्यक्ति बताता नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा। ऐसा व्यक्ति, अगर किसी प्रकार से बृहस्पति की दृष्टि नहीं है चंद्रमा पे, या शुक्र की दृष्टि, या शुभ ग्रह, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है चंद्रमा पे, तो ऐसा व्यक्ति सावधान रहना चाहिए। जो ये आत्मघाती किस्म के होते हैं वो धीरे से चुपके से वो आत्मघात कर लेते हैं। प्रायः कुंडलियों में मैंने बहुत सारा पाया है जिन लोगों ने आत्मघात किया है, जहर खुरानी के माध्यम से, फंदे फांसी के माध्यम से, उनका केतु से चंद्रमा जरूर रिलेशन में है। ठीक है, भयभीत व्यक्ति रहता है, एक फोबिया होती है, अजीब डर, अनचाही डर, फोबिया उसको होता है। दूसरों पर अकारण संदेह करता है, ऐसा व्यक्ति दूसरों पर संदेह भी बहुत करता है, अनायास। ठीक है, तो कुल मिला जुला के बुध गुरु पर पाप प्रभाव भी व्यवहार में असामान्यता लाते हैं। तो
कुल मिला जुला के आपको ये मिला कि यदि आपके कुंडली में चंद्रमा, बुध और गुरु तीनों मजबूत हैं, गुरु को बकरी नहीं होना चाहिए, बुध को किसी प्रकार से पीड़ित नहीं होना चाहिए, और चंद्रमा का मैंने इतना सारा बता दिया, तो ऐसा व्यक्ति कोई भी इंटरव्यू देगा तो भैया वो सफल रहेगा। इंटरव्यू में आईएएस का हो या पीसीएस का हो, कोई भी इंटरव्यू हो, तो वहां आपको ज्ञान की बातें, आपसे ज्ञान की बातें वो नहीं पूछते। वो आपसे आपके मन मस्तिष्क का ही परीक्षा लेते हैं कि आपका मस्तिष्क कैसा है। बार बार कुछ बात ऐसी बोल देंगे कि आपको क्रोध आ जाएगा, आप झल्ला जाओगे। ऐसी चीज का इंटरव्यू लेते हैं वो कि आपको अटपटा लगेगा और अंदर अंदर तिलमिला जाओगे, बीपी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से वो एक मनोवैज्ञानिक होते हैं। जो 7 के 7 8 लोग बैठे होते हैं, वो मनोवैज्ञानिक होते हैं। आपके मनोविज्ञान की परीक्षा लेते हैं वो, कि कहीं आपके, अगर आपको डीएम बना दिया गया और आपके क्षेत्र में किसी प्रकार का दंगा हो गया, तो आप उसको कैसे निपटाओगे। इन्हीं सब चीजों के लिए वो इंटरव्यू लेते हैं, आपके मन का लेते हैं। जो ज्ञान की परीक्षा आपको लेनी है, वो तो आपके प्री और मेन में वो हो चुका होता है। तो आप, जो लोग ये पूछते हैं कि मैं आईएएस में आऊंगा कि नहीं आऊंगा, मैं पीसीएस में निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा, वो लोग अपनी कुंडली को जरूर देख लें कि हमारा चंद्रमा, हमारा बुध, हमारा गुरु किस प्रकार से है। अच्छा है तो ठीक है, अगर खराब स्थिति में बैठा है तो मुश्किल है। मित्रों नमस्कार, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। अब अगले टॉपिक पे हम कुछ और बात करेंगे जो कि बड़ी महत्वपूर्ण होगी। आप सभी को नमस्कार है। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना वीडियो को।